सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप लोग क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपने पास में लेसन नंबर 7। इससे पहले आप लोगों को भोर की परिकल्पनाओं के बारे में बताया गया था। अब इस लेक्चर के अंदर आपको बता रहा हूँ बोहर मॉडल की कमियां। क्या बता रहा हूँ बेटा? बोहर मॉडल की कमियां। नंबर 1 पहली कमी सुनो, ठीक ना। तो कहता है ये केवल और केवल केवल और केवल ये केवल एकल इलेक्ट्रॉन रखने वाले, कितने रखने वाले? एक या ज्यादा? एक। केवल और केवल एकल इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयनों की व्याख्या करता है। तो किन की व्याख्या करेगा? जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा? एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है इसका जो स्पेक्ट्रम है वो रेखिक आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसके बारे में भी नहीं बता पाया। दूसरा कमी सुनो, क्या? कि परमाणु का रेखिक स्पेक्ट्रम, परमाणु का रेखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा होता है, अधिक लाइनों में बटा होता है। इसके बारे में वो नहीं बता पाया, इसके बारे में बोर व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, दो कमियां हो गई। कितनी हो गई? दो। अभी कहते हैं परमाणु आपस में सहयोग करके अणु बनाते हैं। परमाणु सहयोग करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो ये हम ही कह सकते हैं परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर, क्या बना करके? रासायनिक बंध बनाकर अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो अणु बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाया। ठीक है, यस सर। तो बेटा ये आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग 3 कमियां दे रखी है, प्यारे ज्यादा मिलेगी थोड़ी सी ना। तो एक तो ये एकल इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयनों की व्याख्या करता है। दूसरी बात मैंने बताई कि ये जो रेखिक स्पेक्ट्रम है वो रेखिक ना होकर के कई सारे लाइनों का समूह होता है, उसके बारे में नहीं बता पाया। और इसके रासायनिक बंध जो है, परमाणु आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं और उसके दौरान अणु का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को भी ये आराम से नहीं बता पाया। कौन नहीं बता पाया? बोहर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अपने पास में बात आती है नकुल। यस सर। अच्छा, अब बेटा अपने पास में इन तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तत्वों का वर्गीकरण। लाओ भाई, तो तत्वों का वर्गीकरण, अगला पॉइंट कौन सा है? तत्वों का वर्गीकरण। अलग अलग वैज्ञानिक आए और अपना अपना मत देख के चले गए। जिसमें तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया हुआ है 10th के अकॉर्डिंग, वो दे रखा है बेटा डोबराइनर। डोबराइनर, क्या नाम है? डोबराइनर, डोबरिनर भी बोल देते हैं शॉर्ट में। कात्रिक नियम, कौन सा नियम है? कात्रिक नियम। डोबराइनर का त्रिक नियम। ये क्या बोलता है सर? त्रिक नियम कि दो तत्वों के परमाणु भार को जोड़कर अगर औसत निकाला जाए, जैसे मान लिया जाए ये लिथियम एक तत्व है और ये अपने यस सर। पास में लीना की
सोडियम और पोटेशियम। इस तत्व का जो परमाणु भार है, ये लिखा बेटा मैंने तत्व, और इनके नीचे लिखा इनका कौन सा भार। परमाणु भार। अच्छा, तो ये कहता है लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों को जोड़ा जाए। तो लिथियम का परमाणु भार 7 होता है और पोटेशियम का कितना बेटा। 39। अच्छा, तो 39। कहते हैं त्रिक नियम क्या बोलता है डोबरीनर का, वो सुनो। त्रिक नियम के अनुसार कहता है इन दो तत्वों के परमाणु भार को जोड़कर औसत निकाला जाए। दो तत्वों के परमाणु भार को जोड़कर क्या निकाला जाए। औसत तो ये कितना आ गया भाई, 46 बटे में 23 आ गया। 23। 23। बहुत अच्छी बात है। तो ये कहता है कि उनके मध्य का जो तत्व है उसका परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। किसने बोला, डोबर राइनर ने। किसने बोला, रोबर राइनर है। इसने केवल और केवल अपने पास में 3 ही उदाहरण दे पाया। एक आपके सामने मैंने लिख दिया, यस। दूसरा क्या दे दिया, ये कहता है अपने पास में कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, 3 तत्व हो गए। यस सर। अभी कहता है कि पहले वाला जो तत्व है इनका परमाणु भार लिख रहा हूं मैं। कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है कितना, 40। कितना, भार 40 है। हाँ। और बेटा इसका परमाणु भार होता है 137। कितना। 137। अब अगली बात सुनो, त्रिक नियम क्या बोलता है। तो डोबरीनर का त्रिक नियम ये कहता है कि जब इन दो तत्वों के परमाणु भार को जोड़कर औसत निकाला जाता है तो इनके मध्य के तत्व का परमाणु 173। भार ज्ञात होता है। तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ, वन, 177। कितना हो गया भाई, 177। 177 हो गया। 177 बटे में कितना। 2। अच्छा, तो ये 8 दूनी 16, यहाँ पर 137 की बजाय 136 कर लो, थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये 136 कर दिया, 136 कर दिया, 36 कर दिया। तो ये हो गया अपने पास में 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, कितना आ गया, 88। कितना आ गया, 88। 88। तो इनके मध्य का क्या निकल के आया भाई अपने पास में, परमाणु भार क्या निकला। परमाणु भार। तो डोबरीनर ने जो ट्रिक दिए उसमें केवल यही कह रहा है कि 3 तत्व हैं। कितने हैं, 3 तत्व। उनका ट्रिक निकाला। फिर से वापस एक एग्जांपल और दिया, कैल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इन तत्वों के परमाणु भार, तो क्लोरीन का जो परमाणु भार 34। है वो 35, ब्रोमीन का ये बाद में करेंगे, ये अपने पास में 127। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा भैया, अब वही सेम पूरा सिस्टम क्या करेंगे कि त्रिक नियम के अनुसार दो तत्वों के परमाणु भार को जोड़कर औसत निकाला। तो 35 127 अपॉन 2 कितना हो गया, बोलो दिखा। 3। तो ये हो गया अपने पास में 1 कितना, 63। 63। ये हो गया 6, 162 या 63। 62। 162। इसमें कितने का भाग दिया, 2 का तो ये कितना निकल के आया, 81। 81। तो इनके बीच वाला जो तत्व है उसका क्या निकल के आएगा, लगभग परमाणु भार। समझ गए। यस सर। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकल के आए डोबरीनर के त्रिक नियम की, कि दो तत्वों के परमाणु भार को जोड़कर, कितने तत्वों के 2 तत्वों हैं। परमाणु भार को जोड़कर
औसत निकालने पर उनके मध्य के तत्व का क्या ज्ञात हो जाता है? परमाणु परमाणु भार। भार ज्ञात होता है। समझ गए? यस सर। लेकिन इन दोनों तत्वों के गुणधर्म है, उनके बीच का गुणधर्म इसका भी पाया जाएगा, कहने का मतलब गुण समान मिलेगा। ठीक है, तो ये था अपने पास में डोब्रीनर का त्रिक नियम। कौन सा नियम था? त्रिक नियम, दो बर। अच्छा, तो ये कहता है ऐसे केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सका। वो कितने कर सका? केवल 3। अच्छा, तो ऐसे केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाया। कोई पूछ ले कितने त्रिक हैं, तो आप कहोगे 3 ही है, 3 त्रिक के नाम से भी, है ना? हो गया। उसके बाद एक दूसरा वैज्ञानिक आता है। धीरे धीरे क्या है, डेवलपमेंट होता जाता है, साइंटिस्ट बढ़ते जाते हैं। पुनीत, यस सर। अच्छा, तो बेटा डोब्रीनर का त्रिक नियम हो गया। यस सर। उस डोब्रीनर के बाद में सर कौन आया? अब आगे चलते हैं। डोब्रीनर के त्रिक नियम के बाद में आया अपने पास में न्यूलैंड आया। कौन आया? न्यूलैंड। उसका नाम है जॉन, पूरा नाम जॉन अलेक्जेंडर, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, का यस सर। कौन सा नियम है इसी का? अष्टक नियम है। कौन सा नियम दिया बेटा इसने? अष्टक नियम। किसने दे दिया? न्यूलैंड ने। किसने दे दिया? न्यूलैंड ने। तो ये कहता है कि जब किसी भी जो तत्व है, जब उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, वापस से सुनना। तत्वों को, किनको? तत्वों को। तत्वों को उनके बढ़ते हुए किस में रखते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु भार? परमाणु, परमाणु भार। हाँ ठीक ना। तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या किया? रखा जाता है। तो यह रखना। व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो 8वें तत्व के, कौन से तत्व के? 8वें तत्व की। 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। ये देखा भाई इसने। जैसे आपने संगीत होता ना, सारे गे में पैदनी सा, वापस आए लास्ट में, देखो सारे यस सर। में पैदनी, नी के बाद वापस से सा। तो ये देखो 8 के बाद वापस से सा आया कि नहीं आया? तो कहता है यस सर। जिस प्रकार से संगीत के जो सुर होते हैं उसमें 7 स्वरों के बाद 8वां जो स्वर होता है वो पहले वाले स्वर से क्या करता है? मैचिंग करता है, करता ना। तो इसी प्रकार से अष्टक का यस सर। नियम, अष्टक का मतलब 7वें के बाद जब 8वां जो तत्व आया उसका गुण किस वाले तत्व के समान मिला? पहला, दूसरे, तीसरे के या 7वें के समान? पहले वाले के समान। पहले के। ये कहलाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसका नियम है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। अच्छा भैया, ये कहाँ तक काम आया वो सुनो। ये कैल्शियम से आगे के लिए फ्लो कहाँ तक काम आया? कैल्शियम तक। कैल्शियम से। कैल्शियम तक ही लिख लो, नहीं ऐसे लिख देता हूँ, इसका उपयोग कैल्शियम तक काम है।
इसको कैल्शियम तक काम में लिया। ठीक है, कैल्शियम के आगे ये नियम क्या होगा, फ्लोप हो गया, समझ गए। यस सर। न्यूलैंड का अष्टक नियम किसका था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक बेटा डोब्रिनर का बताया और एक बताया न्यूलैंड का बताया, दोनों बात हो गई। यस सर। अब तीसरा पॉइंट चलता हूँ, तीसरे पॉइंट में क्या है वो सुनो। अब आता है बेटा बहुत ही अच्छी चीज है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये अपने पास में अगला पॉइंट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी।